स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का पार्ट नंबर 16, लेसन नंबर 5। ये लेसन नंबर 5 बोटनी से रिलेटेड पार्ट है, जिसका नाम है पादप जल संबंध। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले जल की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है जल की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है ध्रुवीय प्रकृति। नंबर 2 उदासीन पीएच, यानी कि पीएच बराबर 7। याद रखिए, उदासीन विलयन की पीएच का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 7। नंबर 3 है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। उच्च विशिष्ट ऊष्मा। नंबर 4 सार्वत्रिक विलायक। याद रखिए, जल एक सार्वत्रिक विलायक होता है। नंबर 5 उच्च सहसंजक व आसंजक बल। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम या अधिकतम घनत्व डेंसिटी। ये इम्पोर्टेंट है कि जल का उच्चतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो इसका राइट आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगली विशेषता है तापक्रम के सीमित प्रास में तीनों अवस्थाओं, यानी जो पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तापक्रम के सीमित प्रास में तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव व गैस में उपलब्ध। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है जल की विशेषताएं। जल की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली विशेषता है ध्रुवीय प्रकृति। नंबर 2 है उदासीन पीएच। याद रखिए, उदासीन विलयन की पीएच का मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है 7। उच्च विशिष्ट घनत्व है, ये सार्वत्रिक विलायक होता है। इसमें उच्च सहसंजक व आसंजक बल पाया जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम घनत्व होता है जल का। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। और तापक्रम के सीमित प्रास में तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैस में उपलब्ध होता है। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है विसरण। विसरण, डिफ्यूजन। पहला टॉपिक है विसरण। सबसे पहले इसकी परिभाषा, गैस, द्रव अथवा ठोस के अणु या आयनों के अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से, अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर समान वितरण तक गमन को
विसरण कहते हैं। यानी विसरण से क्या तात्पर्य है, एक बार पुनः गैस, द्रव अथवा ठोस के अणु या आयनों के अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर समान वितरण तक गमन को विसरण कहते हैं। अब ठोस, द्रव और जो गैस है इसमें विसरण का क्रम क्या होता है, यानी सबसे अधिक विसरण किसका होगा, विसरण का क्रम। तो सबसे अधिक विसरण की क्रिया गैस में होती है, इससे कम द्रव में होती है और इससे कम ठोस में। तो ये विसरण का क्रम है। सबसे अधिक विसरण गैस में होगा, इससे कम द्रव में होगा और इससे कम ठोस में होगा। आगे विसरण के उदाहरण पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला, अमोनिया की खुली बोतल को कमरे में रखने पर उसकी जो गंध है वो चारों तरफ फैल जाती है। अमोनिया की खुली बोतल या बोतल को खोलने पर गंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार एक साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम कमरे के एक कोने में जो अगरबत्ती है उसको जलाएं तो उसकी जो गंध है वो कमरे में चारों तरफ फैल जाती है। यह भी विसरण क्रिया को दर्शाती है। तीसरा एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला तोता भी कहते हैं। तो पानी से भरे बीकर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालने से पानी का कलर नीला हो जाता है। तो इसको मैं एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट करके बता रहा हूँ। ये मेरे हाथ में ये कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हैं, ये बीकर है और इसमें जल है। सबसे पहले मैं इस बीकर है इसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाल रहा हूँ। इसमें जल है और इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मैं जल में डाल रहा हूँ। देखिए पानी का रंग धीरे धीरे नीला हो गया। तो इसमें विसरण की क्रिया लग रही है। यानी मैंने बताया कि बीकर में मैंने जल लिया, इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले तो जो जल है वो नीले रंग का हो गया। तो इसमें अभी मैंने बताया कि विसरण में जो ठोस है, द्रव है या जो गैस है, उसके अणु हैं, जो आयन हैं, ये अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर तब तक विसरित होते रहते हैं जब तक कि दोनों तरफ जो पदार्थ है उसकी मात्रा समान नहीं हो जाए, यानी समान वितरण तक उस पदार्थ का गमन होता रहता है। तो इस प्रयोग के माध्यम से विसरण की क्रिया प्रदर्शित हो रही है। मैं आपको विसरण के उदाहरण बता रहा हूं। उसमें नंबर 1 पे मैंने बताया कि अमोनिया की खुली बोतल, अमोनिया की जो खुली बोतल है उसको कमरे में रखने पर उसकी जो गंध है
वह पूरे कमरे में फैल जाती है। नंबर 2 मैंने बताया कि यदि अगरबत्ती को कमरे के एक कोने में जलाया जाए तो उसकी जो गंध है पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार प्रयोग के माध्यम से अभी मैंने बताया कि एक बीकर में जल लिया, जल में कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल डाले तो जल का जो कलर है वो नीला हो गया। ये विसरण की क्रिया को स्पष्ट कर रहा है। आगे हम बात करेंगे विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो विसरण की क्रिया अनेक कारकों से प्रभावित होती है। उसमें पहला कारक है तापक्रम। ताप से जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी है, उसमें वृद्धि होती है। ताप से जो पदार्थ के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे विसरण की दर भी बढ़ती है। विसरण की दर बढ़ती है। तो विसरण की दर को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक है वो है तापक्रम। तापक्रम से पदार्थ के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और वृद्धि होने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है। विसरण की दर को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक विसरण दाब की प्रवणता। विसरण दाब की प्रवणता, वैसे हम बात करें जो प्रवणता है ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है ढलान, स्लोप टाइप, तो ये अधिक से कम की ओर। तो अभी विसरण की परिभाषा में बताया कि जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं, जो आयन हैं, वे अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से विसरण दाब की प्रवणता भी विसरण को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। तो अणु सदैव अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से, अधिक विसरण दाब के क्षेत्र से कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। विसरण दाब प्रवणता विसरण की क्रिया को प्रभावित करती है। इसमें जो पदार्थ के जो अणु हैं वे अधिक विसरण दाब का जो क्षेत्र होगा उससे कम विसरण दाब के क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। और नंबर 3 है विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व। विसरित होने वाले पदार्थ का घनत्व, यानी जो पदार्थ विसरित हो रहा है उस पदार्थ का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वह भी विसरण की दर को प्रभावित करता है। तो ग्राहम का गैसों का जो विसरण का जो नियम है वो यहाँ पर लागू होता है। तो ग्राहम के विसरण के नियमानुसार गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात विसरण की दर बराबर 1/√d, डी डेंसिटी है, घनत्व है। तो ये विसरण का ग्राहम का नियम है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जिस गैस का घनत्व ज़्यादा होगा उस गैस का जो विसरण है वो कम होगा, बजाय जिस गैस का घनत्व कम है उनकी
तुलना में, या यूँ हम कह सकते हैं कि दो गैसें हैं जिनमें से एक गैस का घनत्व ज़्यादा है और एक का कम है, तो उन दोनों की तुलना करें तो किसमें विसरण की दर अधिक होगी? जिस गैस का जो घनत्व है वह कम होगा उसका विसरण ज़्यादा होगा, और जिस गैस का घनत्व ज़्यादा होगा उसका विसरण कम होगा। ये ग्राहम का विसरण का नियम है। आगे बात करते हैं विसरण का महत्व। विसरण का महत्व, पौधों में विसरण का महत्व होता है, उनमें नंबर 1 बात करते हैं। पौधों में श्वसन, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होती हैं। तो श्वसन और जो प्रकाश संश्लेषण है इनमें गैसों, कौन कौन सी गैसों? O2 व CO2, इन गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा संपन्न होता है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में गैसों यानी O2 व CO2 का जो विनिमय, जो एक्सचेंज है वह विसरण के द्वारा होता है। नंबर 2, पौधों में जो निष्क्रिय अवशोषण है उसमें विसरण सहायक होता है। और नंबर 3 है वायुमंडल में जलवाष्प का उत्सर्जन या विसर्जन। वायुमंडल में जलवाष्प का विसर्जन। तो पौधों में विसरण का महत्व है। नंबर 1 गैसों के आदान प्रदान में सहायक। नंबर 2 जो जल का या जो खनिज हैं उनका जो निष्क्रिय अवशोषण होता है उसमें विसरण की क्रिया सहायक होती है, और वायुमंडल में जलवाष्प के विसर्जन में विसरण की क्रिया सहायक